दवा एक सामाजिक विज्ञान है और राजनीति बड़े पैमाने पर दवा के अलावा और कुछ नहीं है। 19वीं सदी के एक जर्मन डॉक्टर थे रुडोल्फ विर्चो, ये बात उन्होंने कही थी और आज भी मतलब कितनी सटीक बैठती हैं। आज हमारे सामने द हिंदू में प्रकाशित एक लेख है और इसी के आधार पर हम भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की एक गहरी और शायद थोड़ी असुविधाजनक पड़ताल करने वाले हैं। हम अक्सर अपनी चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए सरकार को या सिस्टम को या फिर नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन ये लेख एक अलग ही दिशा में उंगली उठा रहा है और वो है सीधे डॉक्टर्स की तरफ। सवाल यह है कि क्या भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को बचाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की है या डॉक्टरों की भी इसमें एक बड़ी और शायद अनकही भूमिका है। ये एक ऐसी चर्चा है जो न सिर्फ आम जानकारी के लिए बल्कि खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए भी जीएस पेपर 2 और 3 में नीति, शासन और सामाजिक न्याय जैसे विषयों के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इस तर्क में कितना दम है। हाँ, और ये लेख सिर्फ समस्याएं गिनाकर नहीं छोड़ देता। नकली दवाएं, गैर जरूरी सर्जरी, निजीकरण का बढ़ता दबाव, महंगी मेडिकल शिक्षा, ये सब तो है ही, लेकिन लेख का जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है वो एक समाधान सुझाता है। वो डॉक्टरों को सिर्फ मरीजों का इलाज करने वालों के तौर पर नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव के सबसे शक्तिशाली वाहक के रूप में देखता है। तो आज की हमारी पूरी बातचीत इसी एक विचार के इर्द गिर्द घूमेगी कि क्या ये उम्मीद करना मतलब यथार्थवादी है। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले जमीनी हकीकत को ही समझते हैं। लेख एक बहुत ही गंभीर तस्वीर पेश करता है। ये सिर्फ इलाज की कमी की बात नहीं है। ये नकली दवाओं, अनैतिक क्लिनिकल ट्रायल्स और यहाँ तक कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की बढ़ती खपत से जुड़ी बीमारियों की भी बात करता है। मतलब एक तरफ तो इलाज मिलना मुश्किल है और दूसरी तरफ बीमारियां पैदा करने वाले कारण बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये बीमारियां सबको बराबर असर नहीं करती, है ना? नहीं, ये एक में साफ लिखा है कि किसी व्यक्ति का वर्ग, उसकी जाति, धर्म और लिंग ये तय करता है कि वो कितना स्वस्थ जीवन जिएगा और कितनी पीड़ा सहेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब स्वास्थ्य सेवा में असमानता बहुत गहराई तक धसी हुई है। और ये सिर्फ मरीजों की कहानी नहीं है। जरा देखभाल करने वालों को देखिए। आशा कार्यकर्ताओं को अपने हक के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों के काम करने की हालत तो किसी से छिपी नहीं है। सही बात है। और इसी में एक और परत जुड़ती है निजीकरण की। लेख में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही गई है, प्राइवेट इक्विटी वाली। हाँ, कि अब प्राइवेट इक्विटी फर्म्स भारत के निजी स्वास्थ्य उद्योग को चला रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अस्पतालों को मुनाफे के टारगेट्स पूरे करने पड़ रहे हैं। डॉक्टरों को किसी सेल्स टीम की तरह मासिक टारगेट दिए जा रहे हैं। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है। बिल्कुल। और इसका सीधा असर सरकारी योजनाओं पर भी पड़ रहा है। आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई, जिसका मकसद गरीबों को मुफ्त इलाज देना है, उसका भी एक बड़ा हिस्सा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए निजी क्षेत्र की तिजोरी में जा रहा है। इससे होता यह है कि जिस सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत होना चाहिए था वो और कमजोर होती जा रही है, क्योंकि पैसा और संसाधन दोनों ही निजी क्षेत्र की ओर बह रहे हैं। Exactly. और इस निजीकरण का एक और गहरा असर है जिसके बारे में हम शायद कम ही सोचते हैं, मेडिकल शिक्षा। हाँ। लेख कहता है कि जब एक छात्र को एमबीबीएस की डिग्री के लिए 40 लाख रुपए या उससे ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं तो उसकी प्राथमिकता बदल जाती है। बिल्कुल। उसका ध्यान बीमारी के सामाजिक कारणों को समझने से हटकर उस भारी भरकम निवेश को जल्द से जल्द वसूलने पर टिक जाता है। सही बात है। और शिक्षा प्रणाली भी इसे बढ़ावा दे रही है। पूरा सिस्टम एमसीक्यू आधारित हो गया है। मतलब ऐसे डॉक्टर तैयार हो रहे हैं जो तथ्य तो रट लेते हैं, लेकिन मरीज को समझने का जो क्लिनिकल कौशल होता है उसकी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। और इसीलिए आज समाज में सिर्फ एमबीबीएस की कोई खास कीमत नहीं समझी जाती, क्योंकि स्पेशलाइजेशन की दौड़ में सब शामिल है, जो और भी महंगा है। तो एक तरह से ये एक दुष्चक्र बन गया है। महंगी शिक्षा, निवेश की वसूली का दबाव और मुनाफे पर केंद्रित एक प्राइवेट सिस्टम। लेख में इस पूरी स्थिति को समझाने के लिए एक बेहतरीन रूपक का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा? वो कहते हैं कि भारत की स्वास्थ्य प्रणाली एक बाल्टी की तरह है जिसका काम समाज की पीड़ा को रोकना है, लेकिन आज वो बाल्टी पूरी भरकर बह रही है और हमारा सारा ध्यान, सारे संसाधन इस बात पर लगे हैं कि फर्श पर फैले पानी को पोंछने के लिए
और बेहतर और महंगे पोछे कहाँ से लाएं? मतलब नई नई तकनीकें, महंगी दवाइयाँ और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। हाँ, हम सिर्फ पोछा लगाने पे फोकस कर रहे हैं। जबकि बहुत कम लोग ऊपर उस नल की तरफ देख रहे हैं जहां से पानी लगातार बह रहा है। और ये असहज सवाल पूछ रहे हैं कि ये नल खुला किसने छोड़ा है, इसे बंद कैसे किया जा सकता है, और सबसे जरूरी सवाल, इसे बंद करने के लिए जिम्मेदार कौन है? और यहीं से लेख अपनी मुख्य दलील पर आता है। बिल्कुल, जो डॉक्टरों की भूमिका से जुड़ी है। तो अगर हम सिर्फ पोछा लगाने में लगे हैं तो सवाल उठता है कि वो लोग कौन हैं जिनकी जिम्मेदारी नल बंद करने की है। लेख इस बारे में क्या कहता है? लेख एक बहुत ही साहसिक तर्क देता है। वो कहता है कि ये जिम्मेदारी डॉक्टरों की भी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि डॉक्टर समाज में एक बहुत ही खास जगह रखते हैं। उन पर लोग भरोसा करते हैं, उनकी बात सुनते हैं। वो उन कुछ पेशेवरों में से हैं जो रोज अपनी आंखों से देखते हैं कि कैसे सरकार की गलत नीतियां इंसानी पीड़ा में बदल जाती हैं। ये बात तो सोचने वाली है। मतलब एक डॉक्टर जब कुपोषण का शिकार बच्चा देखता है तो वो सिर्फ प्रोटीन की कमी नहीं देख रहा, वो गरीबी देख रहा है। सही बात है। जब कोई सर्जन सड़क हादसे में घायल किसी व्यक्ति का इलाज करता है तो वो सिर्फ टूटी हड्डियां नहीं देख रहा, वो असुरक्षित सड़कें और खराब ट्रैफिक नियम देख रहा है। बिल्कुल। और यहीं पर लेख हमें इतिहास में ले जाता है, रुडोल्फ विर्चो के पास, जिनका जिक्र आपने शुरू में किया था। हम सब उन्हें कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी के लिए जानते हैं, लेकिन उनका एक और पहलू था जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। उन्होंने मेडिकल रिफॉर्म नाम का एक साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया था, और उसमें उन्होंने यही तर्क दिया था कि चिकित्सा एक सामाजिक विज्ञान है और चिकित्सक गरीबों का स्वाभाविक वकील है। ये सुनना तो बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन क्या ये आज के समय में व्यवहारिक है? एक डॉक्टर जो दिन में 14-16 घंटे काम कर रहा है, जिसके ऊपर लाखों का लोन चुकाने का दबाव है, क्या हम उससे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो एक एक्टिविस्ट भी बने? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। लेख सीधे तौर पर इस दुविधा का समाधान नहीं बताता, लेकिन वो ऐतिहासिक उदाहरण देकर ये साबित करने की कोशिश करता है कि ये संभव है। विर्चो ने सिर्फ लिखा नहीं, वो सक्रिय राजनीति में भी उतरे। 1861 में उन्होंने जर्मन प्रोग्रेसिव पार्टी की सह स्थापना की और संसद के लिए चुने गए। और वहां उन्होंने क्या किया? वहां उन्होंने उस समय के सबसे ताकतवर नेता बिस्मार्क की सैन्यवादी नीतियों का जमकर विरोध किया। और उनका तर्क क्या था? उनका तर्क बहुत सीधा था। वो कहते थे कि राज्य के संसाधनों को सेना पर और हथियार खरीदने पर खर्च करने के बजाय स्वच्छता, अच्छे घर, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च किया जाना चाहिए। सोचिए, 150 साल पहले एक डॉक्टर राजनीति के केंद्र में खड़े होकर ये मांग कर रहा था। वो बीमारी की जड़ पर हमला कर रहे थे, ना कि सिर्फ लक्षणों का इलाज। ये तो वाकई शक्तिशाली उदाहरण है। क्या और भी ऐसे उदाहरण हैं? हाँ, कई हैं। लेख बताता है कि 1985 में इंटरनेशनल फिजिशियंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर वॉर नाम के डॉक्टरों के एक समूह को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि उन्होंने परमाणु युद्ध के खतरे को एक राजनीतिक या सैन्य मुद्दे के तौर पर नहीं, बल्कि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा के रूप में दुनिया के सामने रखा। दिलचस्प है। उन्होंने बताया कि एक भी न्यूक्लियर बम फटने का मतलब होगा कि कोई भी डॉक्टर या अस्पताल किसी की मदद नहीं कर पाएगा। इस एक तर्क ने पूरी बहस का रुख ही बदल दिया। मतलब उन्होंने अपनी मेडिकल विशेषज्ञता का इस्तेमाल एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर लोगों को जागरूक करने के लिए किया। बिल्कुल। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के समय डॉक्टरों के एक समूह ने स्वास्थ्य सेवा में हो रहे नस्ली भेदभाव को उजागर किया। और भारत का अपना इतिहास भी तो है। हाँ, बिल्कुल। भारत में डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी, जो भारत की पहली महिला डॉक्टरों और विधायकों में से एक थीं, उन्होंने अपनी मेडिकल ट्रेनिंग का इस्तेमाल बाल विवाह, देवदासी प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों से लड़ने और महिलाओं की शिक्षा के लिए आवाज उठाने में किया। उनका डॉक्टर होना ही उनकी आवाज को वजन देता था। सही बात है। इन सब उदाहरणों से एक बात तो साफ है कि डॉक्टरों के पास हमेशा से एक ऐसा मंच रहा है जो सिर्फ क्लिनिक या ऑपरेशन थिएटर तक सीमित नहीं है। लेकिन फिर सवाल वहीं आ जाता है कि आज के भारतीय डॉक्टर इस भूमिका को क्यों नहीं अपना रहे हैं? लेख इस चुप्पी का क्या कारण बताता है? लेख सीधे तौर पर कारण बताने के बजाय डॉक्टरों को कुछ बहुत ही चुभने वाले सवाल पूछने के लिए उकसाता है, और ये सवाल ही अपने आप में जवाब है। जैसे एक कैंसर विशेषज्ञ ये सवाल क्यों नहीं उठाता कि सरोगेट विज्ञापनों के जरिए तंबाकू और शराब को इतनी आक्रामकता से क्यों बेचा जा रहा है, जबकि सबको पता है कि ये कैंसर की सबसे बड़ी वजहों में से हैं। या एक ट्रॉमा सर्जन ये सवाल क्यों नहीं करता कि हर साल सड़क दुर्घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? बिल्कुल। एक नेफ्रोलॉजिस्ट जो किडनी की बीमारियों का इलाज करता है,
वो ये क्यों नहीं पूछता कि डायलिसिस की जरूरत वाले मरीजों की संख्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? क्या इसका संबंध हमारे पानी की गुणवत्ता या अनियंत्रित दवाइयों के इस्तेमाल से है? हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, एक पल्मोनोलॉजिस्ट या छाती का डॉक्टर ये सवाल क्यों नहीं उठाता कि आजादी के इतने दशकों बाद भी हम टीबी जैसी बीमारी को खत्म क्यों नहीं कर पाए हैं? जब इन सभी सवालों की तह में आप जाएंगे तो जवाब एक ही मिलता है, जैसा कि लेख इशारा करता है, नीतिगत विफलता, पॉलिसी फेलियर। या तो अच्छी नीतियां हैं ही नहीं या फिर वे सिर्फ कागज पर हैं। और ये विफलता सिर्फ उदासीनता नहीं है, ये अक्सर उन बड़े उद्योगों के साथ मिली भगत का भी नतीजा है जो लोगों के स्वास्थ्य पर अपने मुनाफे को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन क्या ये सवाल उठाना वाकई इतना आसान है? अगर कोई डॉक्टर किसी बड़ी कंपनी या सरकार की किसी नीति के खिलाफ बोलता है तो क्या उसके करियर पर, उसकी नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा? ये आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है और लेख भी मानता है कि ये आसान नहीं है। लेकिन वो तर्क देता है कि चुप्पी साधना भी एक चुनाव है। चुप रहकर आप यथास्थिति को मजबूत कर रहे हैं। भारत जैसे समाज में, जहां बहुत सारे प्रभावित समुदायों के पास अपनी आवाज उठाने की ताकत या मंच नहीं है, वहां डॉक्टरों की आवाज बहुत मायने रखती है। वो मरीजों की पीड़ा, उनके जीते जागते अनुभवों को आंकड़ों में और फिर सार्वजनिक कार्रवाई में बदल सकते हैं। बिल्कुल। तो लेख के अनुसार डॉक्टरों की नैतिक जिम्मेदारी सिर्फ मरीज का इलाज करने तक खत्म नहीं हो जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख कहता है कि उनकी जिम्मेदारी उस व्यवस्था को चुनौती देने की भी है जो बीमारी पैदा कर रही है। जब कोई मरीज अपना शरीर, अपनी जिंदगी एक डॉक्टर को सौंपता है तो ये एक पवित्र विश्वास का रिश्ता होता है। उस विश्वास के नाते भी डॉक्टर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सिर्फ उस मरीज के लिए नहीं बल्कि पूरे समुदाय के स्वास्थ्य के लिए आवाज उठाए। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और नैतिक दायित्व उन्हें सिर्फ एक तकनीशियन नहीं बनाते बल्कि समाज का प्रहरी बनाते हैं। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हम सब कुछ समेटे तो इसका मतलब क्या निकलता है? मुझे लगता है सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि भारत के स्वास्थ्य संकट का हल सिर्फ ज्यादा अस्पतालों या नई मशीनों में नहीं है। सही बात है। यह एक मानसिकता के बदलाव की मांग करता है। बिल्कुल। लेख एक बड़ी दृष्टि का आह्वान करता है, जहां डॉक्टर सिर्फ बीमारियों का इलाज करने वाले तकनीशियन न होकर सामाजिक और व्यवस्थागत सुधार के वास्तुकार बने। मतलब वो सिर्फ फर्श पर फैले पानी को न पहुंचे बल्कि उस नल को बंद करने की लड़ाई का नेतृत्व करें। और यहाँ पर एक विचार है जिस पर सोचा जा सकता है। लेख डॉक्टरों को उन संरचनाओं को चुनौती देने के लिए कहता है जो बीमारी पैदा करती हैं। जरा सोचिए, अगर भारत की सबसे बड़ी मेडिकल एसोसिएशन जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA सामूहिक रूप से एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में वायु प्रदूषण के लिए सरकार और उद्योगों से जवाबदेही की मांग करे। सिर्फ नागरिकों के तौर पर नहीं। हाँ, सिर्फ नागरिकों के तौर पर नहीं बल्कि अपने चिकित्सकीय कर्तव्य के एक हिस्से के रूप में, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यह एक बहुत शक्तिशाली विचार है। जब डॉक्टर बोलेंगे कि खराब हवा के कारण उनके क्लिनिक बच्चों और बूढ़ों से भर रहे हैं, तो उस बात का वजन किसी भी एक्टिविस्ट की बात से कहीं ज्यादा होगा। ये बातचीत को पूरी तरह से बदल सकता है। हाँ, और ये सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे चिकित्सा की शक्ति का उपयोग बड़े सामाजिक भले के लिए किया जा सकता है। तो ये थी द हिंदू के एक बहुत ही विचार उत्तेजक लेख पर हमारी गहन चर्चा। ये विषय UPSC मेंस के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब सामाजिक न्याय और स्वास्थ्य से जुड़े सवालों के जवाब लिखने हों। बिल्कुल। इन उदाहरणों और तर्कों का इस्तेमाल उत्तर को और प्रभावी बनाने के लिए किया जा सकता है। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और गहन चर्चाओं के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।